सर मैं मतलब एक पर्टिकुलर चीज से कनेक्टेड रहते हैं सर, उसी को This call नेटवर्क is कहते now हैं। being recorded. बहुत सारी डिवाइसेस तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में बहुत सारी है। हमारे घर में सर भी बहुत सारी डिवाइसेस है। तो क्या सर वो अगर नेटवर्क बना? हाँ। सर अगर टू डिवाइसेस भी आपस में कनेक्टेड, फिर वो भी एक नेटवर्क में है मतलब। समृद्धि। सर डेटा। सर कई कई सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं कम्युनिकेशन के पर्पज से और डेटा शेयरिंग के पर्पज से, तो नेटवर्किंग कहते हैं उसे। यस, आप नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्किंग डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट आर कैपेबल टू गेट द पैकेट एंड फॉरवर्ड द पैकेट। मतलब वो स्टोर एंड फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज करता है। देखिए, जब भी आप कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करते हैं, तो उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस से होके गुजरना पड़ता है। बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जिनके पास उसको जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका डेटा जो होता है वो दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक होता है उस डेटा का हेडर, जिस हेडर के अंदर उस डेटा की इंफॉर्मेशन रहती है कि उसका सोर्स क्या है, वो डेटा कहाँ से चला है, और उसका डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ तक वो डेटा हमारा जाएगा। ये इंफॉर्मेशन हर एक पैकेट, हर एक डेटा के साथ रहती है। और जब आप डेटा को ट्रेवल कराना शुरू करते हैं, यानी आप डेटा को ट्रांसफर करते हैं, तो वो नियरेस्ट नेटवर्किंग डिवाइस के पास जाता है। और नियरेस्ट नेटवर्किंग डिवाइस क्या करती है, उसके हेडर को चेक कर सकती है। कोई भी डिवाइस जो हमारे इस नेटवर्क के सिनेरियो में है, वो केवल हेडर चेक कर सकती है। वो उसके अंदर डेटा क्या मौजूद है, जो उसका बॉडी है, उसके अंदर क्या मटेरियल है, क्या डेटा है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है, उसे वो नहीं देख सकती। तो वो हेडर चेक करती है, और हेडर से उसको ये पता लग जाता है कि वो पैकेज कहाँ जाना है, उसका डेस्टिनेशन क्या है। तो उस नेटवर्किंग डिवाइस के पास जितने भी पॉसिबल रूट्स रहते हैं, वो उसके ऊपर उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है, और वो नियरेस्ट डिवाइस के पास पहुंच जाता है। फिर वो डिवाइस देखती है कि उसके पास उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के क्या तरीके हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपको एड्रेस नहीं पता, आप जा रहे हैं और आपने रुके और एक जगह किसी से आपने एड्रेस पूछा, उसने बताया कि अरे यहाँ से लेफ्ट होके सीधे चले जाइए। लेकिन जब आप लेफ्ट होके सीधे जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता है कि किस गली में मुड़ना है। तो फिर आप दोबारा से पूछते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जो हम लोग इंक्वायरी करते हैं, जो हम पूछते हैं, या हमारे मेमोरी में जो पाथ सेव है, वो बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस वर्क। और अच्छी बात यह है कि देखिए, केवल आप ये सोचेंगे कि जब हमारा डेटा ट्रेवल करता है तो जो भी नेटवर्किंग डिवाइस है उसको देख सकती है। यस, देख सकती है, लेकिन डेटा को वही देख सकता है जिससे रिलेटेड वो डेटा होगा। आप ये समझिए, हेडर को तो कोई भी देख लेगा, ये पता कर लेगा कि सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है। इसी को तो हम लोग नेटवर्किंग की टर्म में स्टॉकिंग कहते हैं। हम जैसे फॉर एग्जांपल आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और हमने एक डमी नेटवर्किंग डिवाइस इंस्टॉल कर रखी है, तो मैं ये मॉनिटर कर सकता हूं कि आप रेगुलरली किसको इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं और कहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। क्योंकि मेरी डिवाइस से, डमी डिवाइस से होके गुजरता हुआ पैकेज या मेरी टेबल में उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली रहेगा, जिससे मैं ये जान सकता हूं कि आप कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो जो हम साइबर सिक्योरिटी आज बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि कोई भी मॉनिटर कर सकता है कि आप किससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या किसको डेटा भेज रहे हैं, या कहां से डेटा रिसीव कर रहे हैं। भले वो आपके डेटा को ना देख पाए, बट देयर आर लॉट्स ऑफ एल्गोरिथम्स, देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल, जिसके थ्रू आप हेडर को भी रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। और एक वेल डिफाइंड पाथ के थ्रू, मतलब वेल डिफाइंड पाथ का मतलब एक पहले से डिसाइडेड पाथ होगा कि हमारा डेटा किस मोड से ट्रेवल करेगा, किस पाथ से ट्रेवल करेगा, किस नेटवर्किंग डिवाइस से ट्रेवल करेगा, वो भी हम आज की डेट में डिसाइड कर सकते हैं। इस इस पर्टिकुलर चीज को भी हम लोगों ने ओवरकम किया है। तो दिस ऑल आर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड द कम्युनिकेशन ऑफ डिफरेंट वर्क स्टेशंस अवेलेबल इन योर नेटवर्क। ठीक है, और किसी को कुछ पता है नेटवर्किंग के बारे में तो बताइए, अदरवाइज हम लोग सीधा शेयर पीपीटी करें। हाँ पुनेश। यस सर। समझ में आया कुछ? यस सर। हाँ, क्या बताया? सर कि
जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं सर, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। सर अगर गुड। हमको कोई इंफॉर्मेशन भेजना रहता है सर, कई सारे मीडियम से होके सर हमारा मतलब कि मैसेज जाता है उसके पास। कई जो सारी हमारा नेटवर्किंग जिसको डिवाइसेस के थ्रू होके वो मैसेज आता है, ठीक है। अब हम यस लोग सर। बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस। हमें यही पढ़ना है कि वो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं क्या क्या, वो कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस है जिनका रोल हमारे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में है, जिनके थ्रू होके हमारा डेटा ट्रेवल कर रहा है और हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। हमें इस चैप्टर में वही सब पढ़ना है। कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिनका फॉलो होता है, डेटा किस तरीके से मूव करता है, डेटा किस तरीके से स्टोर करता है, कौन सी मेथोलॉजी यूज होती है, कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है, सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना पीपीटी ओपन करें। दिस इज कंप्यूटर नेटवर्क। आप लोग एनिमेशन वीडियोस पहले भी देख चुके हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कुछ अलग चीज नहीं है। इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ वेरियस नोड्स, वर्क स्टेशन, कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। और उसका पर्पस क्या है? डेटा को शेयर करना, रिसोर्स को शेयर करना। हमारी लैब में एक ही प्रिंटर है, लेकिन अगर मैं चाहूं उस प्रिंटर को जितने भी बाकी हमारे कंप्यूटर्स हैं उन सबके साथ शेयर कर सकता हूं। यानी आप किसी भी कंप्यूटर से कमांड देंगे तो हमारा प्रिंट निकलेगा। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। ये जो पॉसिबिलिटी आपके सामने आ रही है कि आप एक ही डिवाइस से को हर सबके साथ शेयर कर सकते हो, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। Computer network is a connection of autonomous computers that are capable to share. ऑटोनोमस का मतलब वो ऐसे कंप्यूटर हैं जिनके पास कुछ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और वो डेटा को दे भी सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम नेटवर्किंग डिवाइसेस और विद द हेल्प ऑफ सम नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर्स। नेटवर्क्स आर यूज्ड। ये जो हम सेशन, लाइव सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की जो स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसको हम शेयर करके दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, वहां बता सकते हैं, ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स टेक्स्ट एनिमेशंस ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क। दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क। ईमेल या एनी इंस्टेंट मैसेजिंग जो आप व्हाट्सएप यूज करते हैं या कुछ और यूज करते हैं, मैंने प्रिंटर स्कैनर का एग्जांपल अभी दे ही दिया। आप फाइल्स को शेयर कर सकते हो। सीबीएसई का रिजल्ट आता है, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल घर पे बैठिए और www.cbse.nic.in का डोमेन खोलिए और आप वहां पर अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। डिसएडवांटेज क्या है? अब सीबीएसई का जिस दिन रिजल्ट आता है सब लोग सीबीएसई की वेबसाइट खोलते हैं, www.cbse.nic.in। तो जब देयर आर लॉट्स ऑफ डिमांड्स फॉर अ पर्टिकुलर पेज, सर्वर एक ही है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां कंजेशन हो जाएगा। वहां एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि डेडलॉक हो जाएगा बार बार, मतलब वो पेज डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। तो इस तरह की सिचुएशन से कंजेशन क्रिएट हो सकता है। कभी कभी सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, जो आप डेटा, मैंने जैसे बताया कि आपको वॉच कर सकता है कोई कि आप क्या रेगुलरली डेटा भेज रहे हैं या क्या रेगुलरली डेटा रिसीव कर रहे हैं, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी हो सकते हैं। डेट इज डन इन योर नेटवर्क। और पहली बात, जब आप कोई भी नेटवर्क सेटअप करते हैं, किसी जगह पर नेटवर्क सेटअप करेंगे पहली बार, तो उसकी कॉस्ट जो होगी वो ज्यादा होगी। इसीलिए आपके पास फाइनेंशियल थिंग्स भी होनी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। दिस इज अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क एंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ऐसा नहीं था कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क शुरू से ही ऐसा था। सबसे पहले इसको हम लोग, पहला अगर इसको हम लोग नाम दें तो वो है ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सबसे पहले यूएस में कुछ यूनिवर्सिटीज ने स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट वर्क को शेयर करने के लिए, अपने डेटा को शेयर करने के लिए क्या नाम है, डेडिकेटेड लाइन बनाई, जिसको हम लोगों ने ARPANET का नाम दिया, जिससे वो अपने डेटा को शेयर कर सकते थे, एक जगह से उनको दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता था। फिर उसको हम लोगों ने डिफेंस एजेंसीज में भी यूज किया ARPANET में, ताकि वो किसी तरीके के अटैक के सिचुएशन में आप कम्युनिकेशन कर पाए या डेटा को सेंड कर पाए। तो दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज ARPANET इन 1969। दिस इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसके बाद इसने नहीं दिया, लेकिन इसके बाद एक सिचुएशन और थी कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी
यूनिवर्सिटीज के बाद वो डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस मैकेनिज्म के लिए नेशनल साइंस फाउंडेशन, जिसे हम कहते थे एनएसएफ नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, वहां पर वो कम्युनिकेट हुआ और जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी या जो भी इस तरह के उपक्रम थे उन सबको कनेक्ट करके जो नेटवर्क बना उसे हम लोगों ने एनएसएफ नेट कहा। एट लास्ट इंटरनेट, इंटरनेट इज अ वाइड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब ये किसी एक के द्वारा संचालित नहीं होता है। पहले क्या था कि वो यूनिवर्सिटी संचालित करती थी या साइंस फाउंडेशन संचालित करता था, अब ऐसा नहीं है। अब इसमें there are lots of web portals, there are lots of websites, there are lots of web pages are available जो किसी एक पर्टिकुलर के द्वारा ऑन नहीं है, हो सकता है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो चीजें हों। द इंटरनेट बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द ARPANET, और अब ये जो इंटरनेट है यहाँ पर हम ईमेल, वेब अनेबल्ड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज, मूवीज देखना, डेटा ट्रांसफर करना, इंस्टेंट मैसेजिंग, ब्लॉग्स बनाना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब चीजों को इसमें इंक्लूड कर दिया। जो पहले एक रिस्ट्रिक्टेड था किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, आज वो आज के समय में इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है जिसमें सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती हैं। आप कोई भी डेटा शेयर कर सकते हैं, वहां पे कोई भी डेटा की डिमांड कर सकते हैं, सिंपल सर्च परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सर्च इंजन्स, तो उससे हम डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंटरस्पेस इज अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या हुआ? अक्सर जो रिक्वेस्ट पेज की करता है वो क्लाइंट होता है, और जो पेज वो डिमांड करता है, वो जो उस पेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करा के आप तक पहुंचाता है, वो सर्वर होता है। तो यहाँ पर एक क्लाइंट और सर्वर की रिलेशनशिप होती है इंटरस्पेस में, दैट अलाउज मल्टीपल यूजर टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विथ रियल टाइम मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स। आप डेटा की डिमांड कर सकते हैं और वो डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। वो वॉइस भी हो सकती है, वो वीडियो भी हो सकता है, वो कोई टेक्स्ट मैटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड इंटरस्पेस। अब ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्विचिंग टेक्निक्स। बेसिकली स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। जब आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांसफर करने का क्या पैटर्न होता है वो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला है सर्किट स्विचिंग। आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है। ये वो सोर्स कंप्यूटर है जहां से हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, और वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है जहां पर हमारा डेटा एक्चुअली सेंड होना चाहिए। बीच में आप जितने भी ये पाथ्स देख रहे हैं, दीज ऑल आर द नेटवर्किंग डिवाइसेस और डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट जो है जिसमें हमारा डेटा जो है वो ट्रेवल करेगा। तो जब हमारा सोर्स डेटा को सेंड करेगा तो वो सबसे पहले आप देखिए, ये देखिए इस नेटवर्किंग डिवाइस के पास आ, ये क्या करेगा उस डेटा को। पहली बात, जब भी आप कोई डेटा को सेंड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई वीडियो सेंड किया, तो ऐसा नहीं है कि वो वीडियो पूरा का पूरा एक बार में चला जाता है। उस वीडियो को हम छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करते हैं, और उन पैकेट्स में डिवाइड करने के बाद उनको एक नंबर देते हैं, ताकि जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो हम उसी नंबर के फॉर्मेट में उसको दोबारा से अरेंज कर सकें। तो वो छोटे छोटे पैकेट्स जब इस डिवाइस के पास आते हैं तो ये क्या करता है, उसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है, और मेमोरी में सेव करने के बाद वो इन पैकेट्स को पॉसिबल रूट्स, अब देखिए इसके ये जो है इसके पास जाने के दो तरीके हैं, एक ये वाला है और एक ये, दो डिवाइसेस से कनेक्टेड। तो वो क्या करेगा, उन पैकेट्स की रेप्लिका क्रिएट करेगा, रेप्लिका मतलब कॉपीज क्रिएट करेगा, और उनको वो दोनों साइड में भेज देगा। दोनों साइड में भेजने के बाद यहां पर पहुंचने के बाद यहां पर हम पहुंचेंगे और यहां पर पहुंचेंगे, फिर ये भी वही प्रोसेस करेगा और रेप्लिका करके क्रिएट कर देगा। तो यहां पहुंचने के बाद तो कोई पॉसिबल पास नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर देगा। फिर जब यहां पर हम पहुंचेंगे तो यहां पर वो दोनों पैकेट सेम इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, और फिर ये क्या करेगा, इस पैकेट को यहां पर ट्रांसफर कर देगा, और जब ये ट्रांसफर करेगा तो उसके बाद ये डेस्टिनेशन डिवाइस को ट्रांसफर कर देगा। और आप कह रहे हैं रेप्लिका, जब रेप्लिका क्रिएट होती है तो उसके साथ एक डेडलाइन होगा, एक टाइम होगा, इतने टाइम में अगर वो पैकेट नहीं पहुंचा तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर कर जाता है, फिर वो उसको मेमोरी से हटा दिया जाता है। लेकिन सर्किट स्विचिंग में क्या होता है,
सर्किट स्विचिंग के अंदर एक कंप्लीट पाथ बनता है. द कंप्लीट एंड टू एंड ट्रांसमिशन पाथ इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन. जो मैंने मेथड आपको बताया वो तो जनरल मेथड है, लेकिन जब सर्किट स्विचिंग होती है तो एक परमानेंट पाथ इन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन क्रिएट होता है. देखिए वो पाथ कौन सा है, ये वाला पाथ. ये जो पाथ है वो परमानेंटली क्रिएट हो गया है. मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये देखिए. A permanent path is established in between the source and destination. पहली बार जब डेटा सेंड करेगा तो एक पाथ के थ्रू करेगा, और वो एक दोनों के बीच में वो पाथ पर एक तरीके से जब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो पाथ क्रिएट रहेगा. और जैसे ही कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगा, यानी डेस्टिनेशन हमको ये कह देगा कि मैंने सारे पैकेट रिसीव कर लिए हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी क्या प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि कोई पैकेज लॉस नहीं है उसके अंदर या वो करप्ट नहीं है. जब वो इंफॉर्मेशन दे देगा तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सर्किट है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही खत्म. यानी सर्किट स्विचिंग के अंदर एक एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए एक परमानेंट पाथ स्टेब्लिश हो जाता है, और जब तक मैसेज उस पाथ से ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक वो सर्किट क्रिएट रहता है. और जब हमारा मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा तो वो सर्किट अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाएगा और फिर वो दूसरे किसी के लिए यूज में लाया जा सकता है. तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सर्किट स्विचिंग. हाँ, कुछ पूछना है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं. सर्किट स्विचिंग. सर जो नीचे वाला पाथ है सर वो क्यों नहीं परमानेंट पाथ है? मैंने आप हाँ, अब ये अच्छा आपका क्वेश्चन है कि सर नीचे वाला पाथ उसने क्यों नहीं लिया. वो बेटा कोई भी पाथ ले सकता है, ऑप्टिमल पाथ लेगा. इसके लिए मैं एक कीवर्ड यूज करता हूं, ऑप्टिमल पाथ. ऑप्टिमल पाथ का मतलब ये हुआ कि वो पाथ जिसमें उसको ज्यादा डिस्टेंस भी ना ट्रेवल करना पड़े, और वो पाथ जो उसके लिए डेडिकेटेड हो. जैसे अभी मैंने शुरुआत में एक बात बताई कि जब भी मैं कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता हूं तो वो बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस से होके गुजर सकता है. हो सकता है कि पूर्णेश ने एक डमी डिवाइस बना रखी हो ये देखने के लिए कि नीलेश जो डेटा ट्रांसफर कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि वो हेडर तो पढ़ सकता है. अभी बताया ना नीलेश, सुन रहे हो? यस सर. हाँ, हेडर को पढ़ सकता है, यानी वो आपकी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना चाहता है. तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि एक पहले से डेडिकेटेड पाथ चूज कर लेंगे. बहुत सारी हमारे ऐसे सर्वर्स हैं जो आपको डेडिकेटेड पाथ प्रोवाइड कर देते हैं, और वो सिक्योर्ड पाथ है, मतलब उनमें जो डिवाइसेस इंस्टॉल्ड हैं वो उन्हीं की हैं. उसके लिए वो आपसे पैसा भी ले सकते हैं, वो आपसे पैसे की भी डिमांड कर सकते हैं कि अगर आप मेरा डेडिकेटेड पार्ट सिक्योर्ड पाथ यूज करना चाहते हो तो इतने डॉलर आपको मुझे देना पड़ेगा. लेकिन चूंकि आपको सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन भेजनी है, सिक्योर्ड डेटा भेजना है, तो आप उसको बाकायदा पेमेंट भी करते हो. और उसके बाद आपने उस पाथ को चूज किया, और फ्री भी है, ऐसा नहीं है कि पेमेंट बेस पे भी है, फ्री भी साइट्स हैं, आप उस डेटा को करते हो. वहां पर जो आप पाथ यूज करते हो वो पहले से प्री डिफाइंड रहता है, और आप उसी पाथ के थ्रू अपने सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं. यहां पर मैं दूसरी चीज बता रहा हूं. यहां मैं बता रहा हूं कि जब भी कम्युनिकेशन होगा, जैसे आपने फोन मिलाया, तो जब आप फोन मिलाते हैं तो आपके फोन के बीच में और जो हमारी दूसरी वाली डिवाइस है उसके फोन के बीच में एक परमानेंट सर्किट एस्टेब्लिश होता है. दिस इज कॉल्ड एंड टू एंड सर्किट. और वो सर्किट तब तक एस्टेब्लिश रहेगा जब तक दोनों में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, यानी दोनों फोन पे बात कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं. अब बात आती है, आपने कहा कि सर ये दूसरा वाला पाथ क्यों नहीं चूज किया. उसके लिए बहुत सारे एल्गोरिथम है. वो हमारा एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि कौन, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले पाथ चूज कर लिया जाएगा उसी पाथ को वो पहले फॉलो करेगा. या दूसरा क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब. शॉर्टेस्ट जॉब का मतलब जो पाथ सबसे कम डिस्टेंस वाला होगा उसको हम चूज करेंगे. तीसरा होता है प्रायोरिटी बेस्ड. प्रायोरिटी बेस्ड का भी मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि मेरा डेटा इसी डेडिकेटेड पाथ के थ्रू होके जाएगा. तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा एल्गोरिथम कौन सा है, नेटवर्किंग का वो कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं. क्लियर है? यस सर. और किसी को कुछ पूछना हो? मुझे लग रहा है बाकी लोग सो रहे हैं क्या मोबाइल ऑन? नो सर. नो सर. नो सर. हाँ, नेक्स्ट इज पैकेट स्विचिंग. अभी
थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी आपको बताया कि डेटा जो होता है वो ओरिजिनली जिस फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है वो उसी फॉर्मेट में नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा डेटा है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दूंगा ऐसे। ये सब काम नेटवर्किंग लेयर्स का होता है, डिवाइड करना, फिर उसको और इसको मैं एक सीक्वेंस नंबर दे दूंगा, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 6, और इसको ब्रॉडकास्ट कर। जब मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा, मान लीजिए ट्रेवल करते 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 एक डिवाइस तक पहुंचते पहुंचते जो 5वां पैकेज है वो करप्ट हो गया, तो जब भी जैसे ही मेरा नेटवर्किंग डिवाइस के पास आएगा तो देखेगा कि हाँ, हेडर चेक करेगा, हेडर में वो चेक करेगा कि अरे भैया तो टोटल नंबर ऑफ 6 पैकेज होने चाहिए, लेकिन वो देखेगा कि उसके पास 5 ही पहुंचे हैं, एक पैकेज मिसिंग है, तो उसको देखेगा कौन सा मिसिंग है, तो फिर उसका वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा नियरेस्ट डिवाइस के पास। तो नियरेस्ट डिवाइस जिसने उस पैकेज को वहां तक पहुंचाया होगा वो देखेगा अच्छा ये है, तो उसके मेमोरी में जो उसने सेव कर रखा है उसमें से 5th पैकेट निकालेगा और वापस भेज दे। वो रिसीव कर लेगा और कह देगा यस डन, डेटा रिसीव। तो जो डिवाइस ने उसको डेटा भेजा होगा वो अपने यहाँ से अपनी मेमोरी को खाली कर देगा। ऐसा नहीं है कि आप डेटा को भेजते जा रहे हैं, मेमोरी में सेव करते जा रहे हैं। अगर मेमोरी में सेव करेंगे तो इसका मतलब है कि सारा का सारा मेमोरी फुल हो जाएगी, इसीलिए जैसे ही डेटा सेंड हो जाता है वो ऑटोमेटिकली उसको अपने मेमोरी से रिमूव कर देता है, और जब आपके पास फाइनली पैकेज आ गया तो आप रिसीव कर लोगे। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, यूजिंग द टीसीपी प्रोटोकॉल। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। A single large message is divided into a sequence of packets of size limits from 128 to 4096 bytes। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारा डेटा डिवाइड होकर छोटे छोटे पैकेट्स में हो जाता है और उनको कुछ नंबर मिल जाते हैं, जैसा मैंने बताया। ईच पैकेट इज इंडिपेंडेंट and has the address of sender and destination। अब वो सारे के सारे पैकेज एक दूसरे से कोई उनको वो नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि 5वां वाला तभी पहुंचेगा जब 6ठा वाला पहुंचेगा। अब वो इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी रूट्स फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है हमने 2 पैकेज में डिवाइड किया तो एक गाजीपुर से मऊ जाने के लिए सीरी रोड पकड़ ले और एक कासमाबाद घूम के जाए, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। वो इंडिपेंडेंट है, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, वो कोई भी डिफरेंट पाथ भी चूज कर सकते हैं। द आईपी प्रोटोकॉल, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, डज द रूटिंग फॉर द पैकेट्स। इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द डिफरेंट रूट्स अवेलेबल टू द डेस्टिनेशन। इफ वन रूट इज नॉट अवेलेबल, इट फाइंड्स द अल्टरनेट रूट टू द डेस्टिनेशन। मैंने वही बात बताई कि वो अलग अलग पाथ से भी आपके पास पहुंच सकते हैं। एट द डेस्टिनेशन टीसीपी, देखिए इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 2 प्रोटोकॉल है, एक है टीसीपी और दूसरा है आईपी, जिसको हम लोग कहते हैं टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी का काम क्या है, बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना, उनको सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करना, और जब वो डेटा डेस्टिनेशन के नजदीक पहुंच जाएगा तो उसको रीअसेंबल करना और वापस उसी फॉर्मेट में कंप्लीट कर देना। दिस इज अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म है। एड्रेसिंग मैकेनिज्म का मतलब सोर्स कहां है, डेस्टिनेशन कहां है, और कितने एड्रेसेस और नेटवर्किंग डिवाइस से होके गुजरना होगा, कौन सा पाथ डिसाइड करना होगा, कैसे डेटा ट्रांसफर करना होगा, वो उसमें जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट होगा वो करने की जिम्मेवारी है आईपी की। तो इसका मतलब यह है कि पैकेट स्विचिंग के अंदर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो होता है वो डेटा को डिवाइड करता है, फिर रीअसेंबल करता है और उसमें जितनी भी एड्रेसिंग मैकेनिज्म होती हैं उनको इंप्लीमेंट करता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। देखिए ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है। अब यहां से हमारे 3 डेटा चले, 1 2 3। एक डेटा ये रास्ता चूज कर रहा है, एक डेटा ये रास्ता चूज कर रहा है, एक डेटा ये रास्ता चूज कर रहा है। मैंने आपको बताया कि वहां पर क्या दिक्कत थी, वहां पर एक डेडिकेटेड लाइन थी, एंड टू एंड कनेक्शन था और फिक्स लाइन थी कि डेटा भैया इसी रूट से होके जाएगा। ए फिक्स लाइन इज
a fixed circuit is established in between the two computers, two devices. बट यहाँ पर क्या है, वो डिवाइड करने के बाद वो कोई भी ऑप्टिमल पाथ, कोई भी पाथ चूज कर सकता है, फाइनली वहां पहुंचेगा और पहुंचने के बाद टीसीपी उसको रीअसेंबल कर देगा. इफ एनी पैकेट और लॉस्ट और डैमेज्ड, तो जो नियरेस्ट नोड होगा उस तक वो भेजेगा कि भैया हमारा पैकेट लॉस कर गया, उसको दोबारा रीसेंड कर देगा. अगर उसके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर वो अपने नियरेस्ट को करेगा, फिर वो अपने नियरेस्ट को करेगा. अगर कहीं नहीं है तो सोर्स उसको दोबारा से भेजेगा. दिस इज द फाइनली वर्किंग क्राइटेरिया ऑफ पैकेट स्विचिंग. हाँ, कोई दिक्कत किसी को? हेलो, यस कोई सर. कोई दिक्कत नहीं है? नो सर. चलिए, अच्छी बात है. एक और था यार, मैसेज स्विचिंग नहीं दिया है इसके अंदर, ये दो ही दिया है इसने, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग. एक और होता है मैसेज स्विचिंग. मैसेज स्विचिंग में भी डेटा बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसफर होता है. आई रिपीट, एक और होता है मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग. बस इसमें फर्क क्या होता है कि मैंने जो एक मेथड बताया ना, जिसको मैं कहता हूं, कहीं कोई जगह खाली हो तो वहां लिखे, हाँ, जिसको मैं कहता हूं स्टोर एंड फॉरवर्ड. ये दोनों के दोनों इसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड. बस फर्क ये रहता है कि एक जगह पर जो डेटा स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, और एक जगह जो डेटा स्टोर होता है वो मेमोरी में होता है. तो कोई मुझे बताएगा कि अगर डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर है और एक डेटा मेमोरी में स्टोर है, व्हाट इज द टेक्निकल डिफरेंस? आप ही लोगों से पूछ रहा हूं. सर हार्ड डिस्क में सर वो प्राइमरी मेमोरी नहीं होती है, रैम. हार्ड डिस्क में प्राइमरी मेमोरी क्या बोल रहे हो? हार्ड डिस्क में जो रहेगा सर वो परमानेंट रहेगा, और जो मेमोरी में रहेगा शायद परमानेंट नहीं रहेगा. हाँ, एक एक रीजन ये भी हो सकता है, और दूसरा रीजन, हम मेमोरी में डेटा को क्यों रखते हैं? अगर आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आप क्यों कहते हैं कि मुझे 8 GB वाला रैम चाहिए? तो 4 GB वाले रैम से आपका काम क्यों नहीं चलता? फास्ट प्रोसेसिंग के लिए. क्या मतलब रैम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्ट प्रोसेसिंग ओनली? सर रैम में कोई भी डेटा. वन सेकेंड, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोसेसर? What is the role of processor? Processor is responsible for processing, or RAM is responsible for the processing? हाँ, बाकी लोग. सर रैम में कोई भी डेटा अच्छा, प्राइमरी एक बात स्टोर. बताइए, इस क्लास में क्या केवल दो ही बच्चे हैं क्या, नीलेश और पूर्णेश? बाकी लोग क्या श्रोतागण हैं? बाकी यही दो लोग प्रवक्ता हैं स्टूडेंट साइड से. शिवांशी. यस सर. हाँ, ये बताइए कि मोबाइल है अभी, किस मोबाइल से पढ़ रहे हैं, या डेस्कटॉप से पढ़ रहे हैं? सर फोन से, मोबाइल से. फोन में कितनी मेमोरी है? सर 4. 4 अरे सर 4 GB की है. 4 GB की है, यानी आप कह रहे हो 4 GB का हमारा रैम है. अगर वो 8 GB का Yes. होता तो क्या अंतर होता? समृद्धि, समृद्धि. हाँ, अगर मेरे पास एक फोन है जिसमें 4 GB रैम है और दूसरा फोन है जहां पे मेरे पास 8 GB रैम है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं. क्या डिफरेंस, क्या टेक्निकल डिफरेंस क्या है? आपकी आवाज मेरे तक शायद पहुंची नहीं है. सर हम 8 GB में सर ज्यादा स्टोर कर सकते हैं. सर मैं यही वही- बोल रही हूँ. हाँ, वही बात तो हम भी कह रहे हैं. मैंने यही ना क्वेश्चन पूछा कि दो स्विचिंग हमारे पास है, एक मैसेज स्विचिंग है, एक पैकेट स्विचिंग है. मैंने आपको बताया एक जगह हम मेमोरी का यूज करते हैं, दूसरी जगह हम हार्ड डिस्क का यूज करते हैं. तो एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये होगा कि जैसे आपकी बुक है, मैं आपका टेस्ट दो तरीके से ले सकता हूँ. एक तरीका ये है कि मैं आपको बुक दे दूं और आपसे क्वेश्चन पूछूं और मैं कहूँ आंसर बताओ.
यूसुफ, यस सर। मैंने तुमको बुक दे दी और मैंने कहा आंसर बताओ, सही है? और एक तरीका ये है कि मैंने तुमको कहा कि तुम ये पढ़ लेना और मैं कल इससे क्वेश्चन पूछूंगा, और मैंने वो क्वेश्चन पूछा। तो अगर मैं दोनों चीज एक साथ पैरेलली कर रहा हूं तो पहला आंसर किसका आएगा? जो तुमने पढ़ रखी है उसका आंसर आएगा, या बुक में से जो खोज के बताओगे उसका आंसर पहले आएगा? सर जो पढ़ रखा है उसका आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो रैम में जो हमारा डेटा होता है वो पहले से पढ़ा हुआ डेटा है। रैम में वही डेटा है जो एग्जीक्यूशन मोड में है। रैम में वो डेटा है जो मेन मेमोरी में है। तो जो हमारे मेन मेमोरी में है, जो हमारे ह्यूमन माइंड में डेटा पड़ा हुआ है, जस्ट लाइक योर ह्यूमन माइंड, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको एक्सेस, उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अगर आप डेटा बुक से निकालते हो या किसी एक्सटर्नल मीडिया से निकालते हो। एम आई राइट? यस सर। तो दोनों में अंतर क्या होगा? अभी मैंने बताया कि एक जगह हार्ड डिस्क है और एक जगह मेमोरी है। उसको जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा, जो एक्सेस टाइम होगा, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है नीलेश? सर उसमें वो डेटा हमेशा के लिए नहीं रहेगा, कुछ देर बाद लॉस हाँ, हो जाएगा, अब जैसे पता उसका लगा ये। नीलेश पूरा तैयारी वारी करके आ रहा है कि सर आज सीएस का टेस्ट लेंगे, और पूर्णेश ने कहा अच्छा रुको मैं अभी इसको बताता हूँ, और पूर्णेश को लेके चले गए कि चलो अब तुम क्रिकेट खेलो, और क्रिकेट में 10-10 ओवर का मैच हो गया और पूर्णेश भूल गया, अरे नीलेश भूल गया सारा कि मैंने क्या पढ़ा था, क्योंकि उसके उसके मेमोरी में डेटा कम आता है। तो उसने क्रिकेट खेला तो क्रिकेट का स्कोर और ये सारा कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आ गया और वो पुराने डेटा को भूल गया। तो ये हो सकता है कि डेटा लॉस हो सकता है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है एक्सेसिंग जो होगी वो ज्यादा तेज होगी। तो दीज ऑल आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। टाइम हो चुका है, लेकिन बस इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। यहां पर एक टर्म लिखी है ट्रांसमिशन मीडिया, और मैं एक और टर्म यूज कर रहा हूं, ट्रांसमिशन मोड। दो चीजें होती हैं आपकी नेटवर्किंग में, ट्रांसमिशन मोड शायद ना दिया हो। एक होता है ट्रांसमिशन मीडिया और एक होता है ट्रांसमिशन मोड। अब तक हम लोग बात कर रहे हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस की, अब तक हम लोगों ने बात किया डेटा ट्रांसफर की। ये सब हवा में थोड़े ना हो रहा है, इसके लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए जिसमें डेटा ट्रेवल करे, जिसको आप लोग फिजिक्स में कहते हैं पाथ। किसी पाथ के थ्रू ही तो कोई ट्रेवल होता है। वो पाथ वायर भी हो सकता है, वो पाथ वायरलेस भी हो सकता है। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक वायर्ड मीडिया होती है, एक वायरलेस मीडिया होती है। वायर्ड मीडिया में हमारे पास ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स हैं, और वायरलेस में आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं इस समय वायरलेस में कौन कौन सी आप टेक्नोलॉजीज को लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करना है दूसरे मोबाइल में, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स आर अवेलेबल, कौन बताएगा? सर सर वाईफाई, ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईफाई। ब्लूटूथ, और सर व्हाट्सएप। व्हाट्सएप कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? सर मीन्स एक सॉफ्टवेयर है रे, सर रेडी डेटा। सर देखो रेडियो वेव। रेडियो वेव्स है, यस रेडियो वेव्स का कहाँ यूज किया जाता है नीलेश? रेडियो वेव्स का रियल वर्ड में एग्जांपल बता सकते हो कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? आपके टीवी के रिमोट में कौन यस सी सर। वेव यूज होती है? आपका जो टीवी का सर रिमोट होता है, सर रेडियो वेव। कौन बोला रेडियो वेव? जरा मैं दर्शन करना चाहता हूँ कौन है। हाँ रेडियो सर वेव मैं। किसने बोल, मांडवी। यस सर। रेडियो वेव होती ना तो तुम अपनी टीवी बंद करती। हाँ अनम्यूट रहिए। मांडवी, हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो। अगर मांडवी रेडियो वेव्स होता ना तो तुम एक रूम में बैठ के अगर टीवी देख रही होती और अपना रिमोट बंद करती तो पड़ोसी के जितने टीवी होते वो सारे बंद हो जाते। सर पर हमारी जो टीवी होती है उसमें जो चैनल्स होते हैं वो तो सैटेलाइट के थ्रू ही ना ऐड होते हैं। हाँ तो क्या वो जो रिमोट होता है क्या वो सैटेलाइट पे जाता है क्या बंद करने के लिए? सर तो फिर कैसे चलता है? हाँ अब ये तो तुम लोग ऑल आर द साइंस स्टूडेंट्स और मुझसे पूछ रहे हो, मतलब तुम्हें क्या बताया फिजिक्स वाले सर ने कि हम जब बटन दबाते हैं तो क्या वहां से सिग्नल सैटेलाइट को जाता है क्या सीधा?
सर फिजिक्स वाले। हाँ, वेरी गुड। कौन पढ़ाता है फिजिक्स, मांडवी? सर परवेज आलम सर। तो उन्होंने बताया कि बटन दबाते ही सीधा वहां चला जाता है सिग्नल सैटेलाइट के पास। नहीं सर, वो तो कुछ नहीं बताए। अच्छा नीलेश, यस सर। हाँ बताओ। मतलब बटन दबाते ही सीधा सैटेलाइट के पास सिग्नल चला जाएगा, ये वाला चैनल बंद करके दूसरा वाला चैनल आ जाए? नो सर। तो क्या होगा बताइए? सर शायद याद जो रिमोट हाँ में रेड कलर की लाइट आके लगी रहती है, तो उससे कुछ हो। हाँ हाँ, तो उससे क्या मतलब सैटेलाइट को सिग्नल जाता है? नो सर, उससे टीवी पे कुछ लाइट को मतलब। अच्छा ये तो मुझे बात उतना। टीवी, ये बात तो टीवी की हो गई। आपके घर में और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं। मान लीजिए कोई स्पीकर है या एसी है, आप उसको भी दबाते हो तो क्या सैटेलाइट के पास जाता है कि एसी को बंद कर दो? अरे उन जो भी ट्रांसमिशन होता है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है इन बिटवीन द टीवी एंड इन बिटवीन द रिमोट, इन बिटवीन द रिमोट एंड इन बिटवीन द एसी, वो कौन सी वेव्स यूज करता है? बस मुझे इसका आंसर चाहिए। अब आप सब लोग माइक्रोवेव। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, कोई कुछ कह रहा था अभी। सर इंफ्रारेड। पक्का इंफ्रारेड? इंफ्रारेड क्यों यूज करता है? रिमोट। अच्छा आज एक काम करते हैं, आप लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है। आप सब लोग, आपकी फिजिक्स की क्लास कब है? अभी है। अभी है। शिवान मतलब बी की अभी है, ठीक है। और ए सेक्शन की कब है? सर आज नहीं है। कोई बात सर नहीं, कोई नहीं है तो आप लोग व्हाट्सएप पे सब लोग पूछिएगा कि सर ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, रेडियो वेव कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव कम्युनिकेशंस, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? क्या हम मोबाइल में रेडियो वेव को यूज करते हैं, या हम टीवी बंद करने के लिए जो वेव्स का यूज करते हैं वो इंफ्रारेड है कि माइक्रोवेव है कि रेडियो वेव है, और वो क्यों यूज करते हैं? या आप लोग पढ़िए, अपने फिजिक्स टीचर से पूछिए। कल के सेशन में, कल तो खैर संडे है, परसों के सेशन में हम लोग ये सब डिस्कस करें, ठीक है? और मैं परसों आप लोगों से पूछूंगा कि कौन सी वेव्स यहाँ पर क्यों यूज की जाती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और ये सब आपको पता होना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट्स। आप लोग एक बार कॉमर्स के होते तो मैं छोड़ भी देता, लेकिन आप साइंस के हैं तो आप सब लोगों को ये चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। वेव्स का चैप्टर है? यस सर। यस सर पढ़ है। लिया? पढ़ लिया वेव्स? नो सर। सर पढ़ लिया सर, खोज तो रहे। हाँ तो पढ़ लिया है तो फिर आपको कोई चीज पढ़ने से नहीं होता है, आप उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सोचिए ना कि यहाँ पर ये यूज हो रहा है तो क्यों यूज हो रहा है, उसकी व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। केवल आप लोग श्रोतागण मत बनिए, एक्टिव लिसनर बनिए। जब आप एक्टिव लिसनर बनेंगे